न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोपॉलीमर्स, full stop. They are also called polynucleotides. Polynucleotides. They are also called polynucleotides. Since the repeating unit ब्रैकेट में मोनोमर लिख लेना. Since the repeating unit is a nucleotide. Since a repeating unit is a nucleotide. Since a repeating unit is a nucleotide. तभी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं. जब मोनोमर होता है तो पॉलीमर बोल देते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड को अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल देंगे. ठीक है. फुल स्टॉप. Each nucleotide, अरे बातें नहीं है. Each nucleotide is made up of 3 parts. Each nucleotide is made up of 3 parts. Each nucleotide is made up of 3 parts. हाइफन डाल के तीनों पार्ट्स के नाम लिखना. शुगर मॉलिक्यूल, कॉमा, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस. हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है? हाँ, हेट्रो है तो अलग अलग बोलना है वो, तो फिर वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझाओ ना मुझे. जैसे आप साइक्लोहेक्सेन बोलते हो ना, तो उसमें सभी जगह पर क्या है? कार्बन है. साइक्लिक है ये होमोसाइक्लिक हो जाएगा. सुन रहे हैं क्या? क्योंकि सारे के सारे साइकिल में जो एटम्स हैं वो किसके हैं? कार्बन के हैं. पर अगर इसमें से कोई एक रिप्लेस करके हम नाइट्रोजन लगा दें, कोई अलग एटम आ जाए, हेट्रो एटम मतलब एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और अलग एलिमेंट को हम हेट्रो एटम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जिसके कारण फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं. ठीक है. तो हेट्रोसाइक्लिक मतलब यही हुआ कि एक साइक्लिक कंपाउंड है, बट उसमें सारे के सारे एटम्स कार्बन के नहीं है, उसमें कुछ एटम्स नाइट्रोजन के भी हैं, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस. अब बेस क्यों यूज कर रहे होंगे अपन? हेट्रोसाइक्लिक समझ गए, नाइट्रोजनियस समझ गए, बेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा. जैसे अमोनिया बेसिक क्यों है? बिकॉज उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. अमाइंस आर बेसिक इन नेचर. वाई? क्योंकि उनके पास भी जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर है. तो एक तरह के लुईस बेस होते हैं ना ये सारे, जिसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नोन एज लुईस बेस. ठीक है. हाँ, तो क्या लिखे? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस, ये सेकंड पार्ट हुआ न्यूक्लियोटाइड का. एंड फॉस्फोरिक एसिड, एंड फॉस्फोरिक एसिड. In general, a nucleotide is represented as, ये लिख लेना नीचे फॉर्मूला. बेस, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड एक्चुअली H3PO4 होता है ना, बट एक H इधर इन्वॉल्व हो गया ना जुड़ने में. जब ये लोग जुड़ते हैं ना तो कुछ ना कुछ रिमूव होता है, कुछ एलिमिनेट होता है. तो यहाँ का H निकला है, ऐसी शुगर का OH निकल के पानी निकल रहा होगा. तो ऐसे करके 3 मॉलिक्यूल को मिला करके हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है. सुन रहे हैं क्या? ये एक न्यूक्लियोटाइड है. ऐसे पॉली मतलब ऐसे और एक के बाद एक जुड़ेंगे तो बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड. समझ रहे हैं क्या? अभी जो आप दोनों डायग्राम देख पा रहे हैं ना, ये इनमें से सिर्फ एक ही चीज है, ये है आपका शुगर. ये सिर्फ इनका शुगर वाला पार्ट है. अभी इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी मिलेगा और इसमें नाइट्रोजीनियस वाले बेस भी आएंगे जो हेट्रोसाइक्लिक नेचर के हैं. तब जाकर के तीनों मिलके क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड. और फिर ये न्यूक्लियोटाइड जब रिपीट होगा बार बार तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड. जैसे इथीन को आप बार बार रिपीट करेंगे तो पॉलीथीन बनता है. पॉलीइथीन कैसे बनता है? इथीन का एक मॉलिक्यूल विच इज अ मोनोमर,
ये एन एन मॉलिक्यूल लिया आपने, इसके एन मॉलिक्यूल आपस में कुछ इस तरीके से एन टाइम्स जुड़ जाएंगे लाइक दिस, और यही हो गया आपका पॉलीथीन। समझ गए क्या? उस सिंगल यूनिट को मोनोमर बोलते हैं, एंड व्हेन इट इज रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स इट इज नोन एज अ पॉलीमर। तो न्यूक्लिक, अभी सबसे पहले अपन यही लाइन तो लिखे कि न्यूक्लिक एसिड एक तरह का बायोपॉलीमर है, क्योंकि वो एक सिंगल यूनिट के रिपीटेशन से बन रहा है। समझ गए? ठीक है। और ये न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड का सिर्फ शुगर वाला पार्ट है, कि आपके आरएनए में ये वाला शुगर प्रेजेंट होगा और आपके डीएनए में ये वाला शुगर प्रेजेंट होगा, बट इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड भी लगेगा कहीं ना कहीं और एक बेस भी लगेगा कहीं, तब वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो इसका न्यूक्लियोटाइड अलग बनेगा, इसका न्यूक्लियोटाइड अलग बनेगा। फिर जब इन्हीं के न्यूक्लियोटाइड रिपीट मारेंगे तो डीएनए बनाएंगे, और जब इनके न्यूक्लियोटाइड रिपीट मारेंगे तो आरएनए बनाएंगे। समझ रहे हैं क्या? तो दिस इज नॉट आरएनए एंड दिस इज नॉट डीएनए, ये सिर्फ डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूल का एक पार्ट है बस, दैट इज शुगर पार्ट। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ओके। नीचे लाइन में लिखना, सबसे पहले शुगर के बारे में लिख लेते हैं, तब ये डायग्राम बना लेंगे अपन शुगर के बारे में। ठीक है, क्या 3 पार्ट लिख लिए ना, अरेंज ऐसे होते हैं। अब शुगर के बारे में लिखना, शुगर लिख लो नीचे। शुगर देखो इस सबकी स्टडी कैसे की गई, इन्हीं को हाइड्रोलाइज करके पता चला कि ये किससे बने हैं। जैसे सुक्रोज किससे बना है, कैसे पता चलेगा? सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करके पता चला कि वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बना है। इन द सेम वे आपने एक न्यूक्लियोटाइड का क्या किया, हाइड्रोलिसिस करवाया, तो आपको उसमें से किसी एक से इस टाइप का शुगर निकला, किसी एक से इस टाइप का शुगर निकला। तो आपने कंक्लूड किया कि एक जो हमारा आरएनए होता है उसमें ये शुगर पाया जाता है, और हमारा जो डीएनए होता है उसमें ये वाला शुगर पाया जाता है। ठीक है, तो शुगर में हाइफन डाल के लिखना, टू पेंटोज शुगर्स, टू पेंटोज शुगर, पेंटोज सही बोल रहे हैं, पेंटोज भाई, पेंटोज। हाँ, पेंट मतलब 5 होता है, पर क्या 5? 5 कार्बन। जैसे ग्लूकोज इज हेक्सोस, ग्लूकोज क्या होता है? हेक्सोस। फ्रक्टोज क्या होता है? हेक्सोस, क्योंकि उसके पास 6 कार्बन के एटम्स है, इसके पास 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, एक तो ऑक्सीजन है। ठीक है, हाँ, तो टू पेंटोज शुगर्स हैव बीन आइसोलेटेड, टू पेंटोज शुगर हैव बीन आइसोलेटेड, they are बीटा D2, ये वाला नाम लिखना ना, बीटा हाइफन डी हाइफन 2 हाइफन डीऑक्सीराइबोज, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, ब्रैकेट में लिख लो, फाउंड इन डीएनए, फाउंड इन डीएनए, एंड दूसरे का नाम लिख लो बीटा डी राइबोज, ब्रैकेट में फाउंड इन आरएनए। अब दोनों का स्ट्रक्चर बना लेंगे। कौन सा फॉर्म है ये, पायरानोस फॉर्म है कि फ्यूरानोस? फ्यूरानोस है ना, 5 membered ring is a Furanose form and 6 membered ring is a Pyranose form. फ्यूरानोस, फ्यूरन बोलते हैं उसको अपन, तो फॉर्म हो गया फ्यूरानोस, FURANOS, और 6 membered वाला पायरानोस। बन गया डायग्राम दोनों शुगर का। अब बात करते हैं बेस की, कि कौन से बेस लगते हैं। तो ऐसे ही डीएनए को हाइड्रोलाइज करके पता चला कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बेस थे, और आरएनए को, आरएनए के एक
न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करके पता चला कि उसमें कौन कौन से बेस होते हैं। ठीक है, लिखेंगे बेस, है डाल लो बेसिस, सेकेंड पार्ट बेसिस, हाइफन आके लिखना इसमें। देर आर टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ, देर आर टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ, देर आर टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेसिस। देख रहे हैं आप लोग, यहां पर साइकिल में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, सुन रहे हो क्या? दैट इज वाई इसको हेट्रोसाइक्लिक बोला जा रहा है। होमोसाइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होते हैं साइकिल में, हर तरफ। देर आर टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेसिस। हाइफन डाल के लिखना। एक को अपन कहते हैं प्यूरिन्स, PURINES, और दूसरा होता है आपका पायरिमिडिन्स, PYRIMIDINES, पायरिमिडिन्स एंड प्यूरिमिन्स, प्यूरिन सॉरी, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। जिसमें ऊपर के जो दिख रहा है आपको एडेनाइन और ग्यूनाइन, ये आपके प्यूरिन्स होते हैं, और बाकी के जो तीन नीचे वो आपके पायरिमिडिन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है। वैसे याद रखना जरूरी नहीं है इन स्ट्रक्चर्स को, पर एटलीस्ट नाम तो लिख लो, नाम लिख लो। प्यूरिन्स आर, प्यूरिन्स में हाइफन डाल के दो नाम लिख लेंगे, ऊपर वाले दोनों, एडिनाइन और ग्यूनाइन। एडिनाइन, ADENINE, एडिनाइन, एंड सेकेंड ग्यूनाइन। उसके शॉर्ट फॉर्म भी लिख लेना, ANG। ठीक है, नीचे लिखना, इन डीएनए, इन डीएनए, इन डीएनए A, G, C and T are present. A, G, C and T are present. ये चारों बेसिस आपको डीएनए में मिलेंगे। A, G, C and T are present. Whereas in RNA, whereas in RNA, whereas in RNA, A, G, C and U, पांच में से ये चार आपको डीएनए में मिलेंगे, और इसको छोड़ के बाकी के चार आपके आरएनए में होंगे। तो A, G, C एंड U। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालिएगा साइड में ही। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोरिक एसिड तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, फॉस्फोरिक एसिड तो H3PO4 ही है ना, उसमें कोई वैरायटी हो ही नहीं सकती। सुन रहे हैं क्या? शुगर दो टाइप की हो सकते हैं, आरएनए में अलग, डीएनए में अलग। बेस पांच टाइप के हैं, जिसमें चार आरएनए में अलग होते हैं, चार डीएनए में अलग हो जाएंगे, राइट? फॉस्फोरिक एसिड तो फॉस्फोरिक एसिड ही है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स NUCLEOSIDES एंड टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। हाइफन डाल के लिखो। अ न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स ओनली, a nucleoside contains only, a nucleoside contains only pentose sugar and a nitrogenous base, pentose sugar and a nitrogenous base। यानी कि जो लेफ्ट वाला है वो न्यूक्लियोसाइड है।
कंटेन ओनली पेंटोज शुगर एंड अ नाइट्रोजीनियस बेस। पर वो अधूरा है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चर तो तब होगा जब फॉस्फोरिक एसिड भी आकर के उसके साथ जुड़ जाएगा, तब तो आप बोलोगे ना ये न्यूक्लियोटाइड है। सुन रहे हैं क्या? और अल्टीमेटली पॉलीमर इसका बनता है, उसका नहीं। मतलब स्टेप बाय स्टेप बोल रहे हैं, मतलब शुगर और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। फिर उसी में जब फॉस्फोरिक एसिड भी आके अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो नाम दोनों के अलग अलग दे दिए। न्यूक्लियोसाइड मतलब बेस प्लस शुगर, न्यूक्लियोटाइड मतलब बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड। और रिपीटेशन तो इसी का होता है, उसका नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स ओनली 2 यूनिट्स, यानी कि ओनली शुगर, अ पेंटोज शुगर एंड अ बेस, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, during their formation, the base is linked to the base is linked to the C1 of the sugar, C1 of the sugar, देखो ये 1 से जुड़ा है ना बेस, C1 of the sugar by a beta linkage, by a beta linkage, by a beta linkage। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड लिख लेते हैं नीचे ही। A nucleotide contains all the 3 basic components, nucleotide contains all the 3 basic components of nucleic acid, of nucleic acid, full stop। These are formed by, these are formed by, these are formed by esterification of, these are formed by esterification of, क्या होता है esterification? एसिड प्लस अल्कोहल। ये आपका न्यूक्लियोसाइड था जिसमें ये OH ग्रुप आपको दिख रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप, और फॉस्फोरिक एसिड देखो उसी के साथ मिलके वाटर रिमूव किया है। एस्टेरिफिकेशन में होता क्या है? हमने जो सिंपल एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन देखा उसमें क्या होता था? C2H5OH प्लस CH3COOH इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, वाटर रिमूव होता था लाइक दिस, और जो बच गया है उसी को तो अपन एस्टर बोलते हैं। जब जोड़ के लिख देंगे तो क्या बनेगा वो? एस्टर। इथिल इथेनोएट, इसका नाम क्या होता था? इथिल इथेनोएट, करेक्ट। CH3COOC2H5, ये है एस्टर। सेम चीज यहां पर हो रही है, ये हमारा अल्कोहलिक पार्ट है इसके पास, शुगर के पास, और इसी में आके फॉस्फोरिक एसिड आकर अटैच हो रहा है। ठीक है, तो आपको मिल रहा है क्या? यहां पे पूरा फॉस्फोरिक एसिड नहीं बना हुआ है, सिर्फ फॉस्फेट आयन लिखा हुआ है। PO4 दिख रहा है आपको? PO4 3 नेगेटिव, क्लियर है? वो 1 नेगेटिव नहीं दिख रहा है क्योंकि वो यहां पे बॉन्ड बना लिया ना, वरना 2 तो दिख रहे होंगे आपको। तो PO4 है, बस सिर्फ वो आयन ही लिया हमने, H3PO4 पूरा नहीं लिया है। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं अपन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो एस्टेरिफिकेशन ऑफ, एस्टेरिफिकेशन ऑफ C5 डैश, अच्छा इसको भी ना C1 डैश लिखना, अपन ने वहां पे C1 लिख दिया है ना, उसको C1 डैश करना। अब ये डैश क्यों आया समझना। इधर आपके जो नाइट्रोजीनियस बेस है ना, इनमें भी नंबरिंग है। यहां नंबरिंग नहीं होगी क्या चेन की? अगर आप इसको बोल रहे थे ये 1 नंबर कार्बन है, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, या फिर आप नाइट्रोजन को भी नंबर दे रहे हो, तो नंबरिंग ऑलरेडी एक बार बेस में हो चुकी है। तो वही सेम नंबरिंग हम यहाँ पे तो यूज नहीं करेंगे, वरना 1 से समझ में नहीं आएगा कौन से 1 की बात कर रहे हैं अपन। हम बेस में लिखे हुए 1 की बात कर रहे हैं या शुगर में लिखे हुए 1 की बात कर रहे हैं। इसलिए बेस के लिए 1 अलग दे दिए हैं, और यहां नाम क्या दे दिए हैं? 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड सो ऑन। समझ आया? तो ऊपर भी आपने जहां पर वो लिखा है ना कि न्यूक्लियोसाइड में, आपने वहां पे शायद C1 लिखा, उसको C1 डैश कर लेना। सुन लो क्या बोला मैंने? और अभी क्या करोगे? C5 डैश, हाँ, एस्टरिफिकेशन ऑफ C5 डैश OH, C5 डैश OH of the sugar, of the sugar of the nucleoside, ये न्यूक्लियोसाइड का शुगर है ना, of the nucleoside with phosphoric acid, with phosphoric acid, with phosphoric acid। ठीक है, ये बना लो।
न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, जल्दी। ये जो बनाओगे सेम एज इट इज यहां बनाना है वापस से, और उसमें लग जाएगा ये, या आप एक ही बना लो इसको पूरा, है ना, इसको एक बना लो, बट यहां पे ऐसा लिख देना ना कि ये आपका इतना क्या है, व्हाट इज दिस, न्यूक्लियोटाइड। और ये पूरे को, सॉरी न्यूक्लियोसाइड, हाँ, और ये पूरे को लोगे तो क्या बनेगा आपका, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अरे अपन ने तभी तो लिखा ना कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब फाइनल वाला ही हमारा यही, इसी का पॉलीमर बनेगा, तब न्यूक्लिक एसिड बनेगा, उसका पॉलीमर से नहीं बनेगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड वाला मॉलिक्यूल मिसिंग है, इसलिए उसको साइड कर देना, इसलिए उसका नाम न्यूक्लियोसाइड है। उसको साइड कर दो ना भाई, तू हट, इससे बनाना है हमें न्यूक्लिक एसिड, किससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे, तू हट जा, साइड हट जा। याद रहेगा क्या नाम, कुछ तो करना पड़ेगा ना नाम याद करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े, है ना, ऐसे फॉर्मेशन होना, देखो यहां पर ये दो, अब देखो, अब हम न्यूक्लियोटाइड का वो आगे बढ़ा रहे हैं ना, देखो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, और ऐसे ये जुड़ जाएंगे, समझ रहे हैं क्या, अभी ये दो जुड़े हैं, ऐसे ही इनके साथ तीसरा और जुड़ेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं ना अपन, तो ये दो को बस जोड़ के दिखाया है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, तो नीचे एक लाइन लिखना, या फिर डायग्राम ही बना लो, डायरेक्ट हो जाएगा ये वाला बस। यही दो हैं, इनको जोड़े आपस में, एक कार्बन का 3 डैश और ऑक्सीजन जोड़ा है साथ में। फिर देखिए इसका 3 डैश खुला है, ये नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा, है ना, ऐसे ये चेन चलती जाएगी, पॉलीमर। ये तो ठीक है ना, आपको बस शुगर लिखना है, पेंटागन बना के एक शुगर तो लिख सकते हैं, ये तो थोड़ा इजी है डायग्राम। पीछे तो CH2 सब लिख रहे थे आप लोग, HOH। ये सब लिंकेज के नाम याद रखेंगे ना, जब अपन ग्लूकोज वाला पढ़ रहे थे तब ग्लूकोज वाले का नाम क्या था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सुन रहे हो क्या, 3 टाइप के लिंकेज पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, सुनो इधर, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और एक अभी अपन प्रोटीन में पढ़ेंगे पेप्टाइड लिंकेज। इन सभी लिंकेज के नाम याद रखेंगे ना, क्वेश्चन आया है एक आध नंबर के कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टाइप ऑफ लिंकेज। इसका मतलब फॉस्फोडाइएस्टर, ये जो बन रहा है ना, इसको मतलब जो लिंक हो रहा है ना वो, उसका नाम है वो। हाँ,
लेट हो गया कि यही सोच के आया था अभी? जानबूझ के ऐसा करता है क्या? हो गया क्या? देखो इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब पॉलीमर बनाना है तो देखो ये शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, एन टाइम शुगर बेस फॉस्फेट चलता रहेगा। तो यही हमारा एक्चुअली में एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब वो डीएनए होगा तो बेस हमको पता है क्या क्या हो सकते हैं, वही ACGNT, यही चार लिखे थे ना। यूरेसिल जो है वो आपके आरएनए में होता है। बाकी ACG, तीन दोनों में कॉमन कौन सा है? ACG। क्या है AGDC? हाँ AGTC है ना, तो DC कहां से आ गया? ठीक है। हाँ देखो ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कुछ ऐसा होता है। देखो यहाँ पर कोई चार बेस है, यहाँ पर GCANT, एडिनाइन, यूनाइन, फिर साइटोसाइन एंड थाइमाइन, है ना। और उसमें वहां पे थाइमाइन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, डबल स्ट्रैंड इसलिए बन रहा है इनके बीच में। ठीक है, तो एक एक लाइन लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लो उसका, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, बट इसके बारे में लिख लेते हैं बस कि होता क्या है ये स्ट्रक्चर का मतलब। देखो, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। हो गया क्या? हेड ना ली, हाइपरनेक लिखना। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स, the two strands, STRANDS, the two strands of the double helix are complementary, are complementary, are complementary and not identical. एक जैसे नहीं है पर कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर इधर G है तो इधर C होगा, इधर C है तो इधर G होगा। समझ रहे हैं क्या? 80 में भी आप देखो, इधर का A इधर के T के साथ, इधर का T इधर के A के साथ, इसको बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कि जो भी वो आपस में बॉन्डेड है, T हमेशा A के साथ है, ए हमेशा टी के साथ है उधर के। ठीक है, तो द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल सिंस द बेस सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड, सिंस द बेस सीक्वेंस, सिंस द बेस सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड, since the base sequence of one strand automatically fixes that of the other. Base sequence of one strand automatically fixes that of the other due to the base pairing principle, due to the base pairing principle, due to the base pairing principle, according to which, according to which, according to which a particular pair of bases, a particular या specific भी लिख सकते हैं, particular pair of bases are hydrogen bonded with each other, are hydrogen bonded with each other. For example, A is bonded to T and C is bonded to G. A is bonded to T and C is bonded to G. ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट
On heating the two strands of DNA, on heating the two strands of DNA, on heating the two strands of DNA, on heating के बाद ना एक कॉमा लगा देना. On heating, the two strands of DNA separate from each other. On heating, the two strands of DNA separate from each other. So stop. This is called melting. This is called melting. This is called melting. Full stop. However, on cooling these again, however, on cooling, these again hybridize. These again hybridize. These again hybridize. This is called annealing. This is called annealing. ANNEALING. ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज आ सकते हैं डेफिनेशन के लिए, इसलिए मैंने दोनों लिखवा दिया आपको. एनीलिंग एंड मेल्टिंग. ठीक है, ठीक है, इतना अपन याद रखेंगे इसके लिए. ठीक है, नेक्स्ट हेड डालो प्रोटीन्स. अच्छा, आरएनए में भी वो टाइप्स याद रखना. 3 टाइप के आरएनए होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA, है ना. मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर, ऐसे 3 टाइप के आरएनए होते हैं. हाँ, नेक्स्ट हेड डालो प्रोटीन. अब हमारे डीएनए, आरएनए या न्यूक्लिक एसिड वर दी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और हमारे ये होते हैं पॉलीमर किसके? अमीनो एसिड्स के. ऑल प्रोटीन्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ, वो ए लिखा गया, एक्चुअली वो अल्फा होगा. ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स. इसमें मैंने आपको डिस्कशन किया था ना बीच में, एक दिन हम बात किए थे अमीनो एसिड्स के बारे में. कि कब बात किए थे अमीनो एसिड्स के बारे में? जब कुछ पढ़ रहे थे अपने एक टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड में भी ऐसा ही होता है. क्या होता है अमीनो एसिड में? कुछ दिख रहा है आपको? और अमाइन भी है, तो अब क्या होगा? दोनों है तो, अरे वो रिएक्शन थोड़ा कर रहे हैं आपस में भाई, वो एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है. आपस में रिएक्शन करते कि कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अमाइड बनाता. कुछ एक कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जिस कंसेप्ट का नाम जेड से चालू हो रहा था. हाँ, ज्विटर आयन. कहां पढ़े थे ज्विटर आयन? क्या था वो? सल्फोनेशन में. किसका सल्फोनेशन? एनिलीन का. एनिलीन का आपने सल्फोनेशन करवाया था, तो ऊपर NH2 तो पहले से ही है, और पैरा पोजीशन पे क्या आ गया था? SO3H. तो हमने बात की थी कि ये कंपाउंड ऐसा है जिसके पास एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक भी है, तो यहीं से प्रोटॉन लूज करेगा और यहीं प्रोटॉन गेन हो जाएगा. एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स. तो यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी स्पीशीज को अपन ने ज्विटर आयन कहा था. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तभी मैंने आपको कहा था कि अपन इस टाइप का एक कंपाउंड बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ेंगे जब आप अमीनो एसिड्स की बात करेंगे. अमीनो एसिड में भी सेम हो रहा है, बस फर्क इतना है, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस यही फर्क है. अमाइन वहां भी था, NH2 यहाँ पे भी है. अरे हाँ, है ना. और ये अल्फा अमीनो एसिड्स क्यों बोल रहे हैं इनको? ऐसे ही मजा आ रहा है. बीटा बीटा बिजी है तो आज अल्फा फ्री है. हाँ, अल्फा कार्बन, मतलब जिस कार्बन पर COOH लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन है, और उसी कार्बन पर अमाइन ग्रुप भी लगा हुआ है, इसलिए अल्फा अमीनो एसिड्स. सुन रहे ना? और अमीनो क्यों बोल रहे हैं? हाँ, है क्या है? अमीनो ही क्यों बोले, अमाइन क्यों नहीं बोल रहे हैं? हाँ, अरे सबका एक कुछ ना कुछ कारण होगा ना भाई. दो, हाँ, प्रेफरेंस ज्यादा है. COOH का प्रेफरेंस अमाइन से ज्यादा होता है, इसलिए हमारा नाम एंड होगा एसिड से, और अमाइन चला जाएगा प्रीफिक्स में, तो उसका प्रीफिक्स क्या होता है? अमीनो. ठीक है, चलो लिख लो. पहला लाइन तो लिखी लो, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. और अल्फा अमीनो एसिड्स होते क्या है, नीचे उसका डायग्राम भी बना लो.
ठीक है। अमीनो एसिड्स कंटेन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, और लिख लेना इसको ऐसे। और याद से ये अल्फा के ऊपर एक, ये कार्बन के ऊपर अल्फा साइन बना ही चाहिए ना, पता नहीं बाद में याद आए कि नहीं आए कि क्यों अल्फा बोल रहे थे, तो इसलिए इसके ऊपर अल्फा लिख लेना, इस कार्बन के ऊपर अल्फा लिख लेना, समझ रहे हैं क्या? हम्म, हाँ उसको एक बार रीड कर लेते हैं, यहां तक हो गया है ना? अब देखो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। अमीनो एसिड देखो ऐसे पूरे 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, है ना? हर का एक नाम होता है और उसके नाम का एक सिंबल होता है जो कि 3 लेटर का होता है। अपन कुछ के नाम लिख लेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना? ऐसे एसिड्स जो हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद है तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट बाहर से नहीं है तो उनको नॉन एसेंशियल बोल दिए। पर जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं है तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट है बाहर से, किसी ना किसी सोर्स से उसे लेना पड़ेगा, प्रोटीन खाते हैं ना अपन, तो उससे उस सोर्स से वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में आ जाएगा, तो उनको कहेंगे हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप एंड नंबर ऑफ COOH ग्रुप प्रेजेंट इन दैट प्रोटीन या इन दैट अमीनो एसिड। अगर दोनों की क्वांटिटी बराबर है तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहलाएंगे। अगर COOH ज्यादा है तो क्या हो जाएंगे वो? एसिडिक, क्योंकि एसिड ग्रुप ज्यादा है। और अगर अमाइन ज्यादा होंगे तो वो हो जाएंगे बेसिक। तो वही चीज इस पैराग्राफ में लिखी हुई है कि अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। और इसका पूरा डिपेंडेंसी किस पे होगा? नंबर ऑफ दीज ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल। अगर इक्वल नंबर पे है तो न्यूट्रल, अगर मोर नंबर ऑफ अमीनो है देन कार्बोक्सिल देन इट इज बेसिक, एंड मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल है देन अमीनो देन इट इज एसिडिक, ठीक है। इसका पूरा बड़ा पैराग्राफ लिखना है तो वैसा लिख लो, या अपने लैंग्वेज में इसको शॉर्ट में जैसे लिखना चाहो तो वैसा लिख सकते हो, है ना? ऐसा कुछ लिख लो ना कि अगर नंबर ऑफ अमाइन ग्रेटर देन COOH हाइफन लाके बेसिक, कुछ इस तरीके से लिख लो। फिर एक बार ऐसा कर लेना, एक बार इक्वल टू कर लेना, तो ऐसे न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक तीनों हो जाएगा। इसके बाद एक विटामिन और वो है हॉर्मोन्स। हो गया क्या? लिख लिया अपने हिसाब से? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको एसेंशियल नॉन एसेंशियल वाला कहा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन दी बॉडी, तो वो बाहर से जरूरत नहीं है उसकी, तो नॉन एसेंशियल। और जिसकी हमें बाहर से जरूरत है, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन दी बॉडी, दे मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू अवर डाइट, और उसमें हम कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन होते हैं वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल। दीज आर वाटर सॉल्युबल हाई मेल्टिंग सॉलिड्स एंड बिहेव लाइक सॉल्ट्स रादर देन सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक, वही ज्यूटर आयन वाला कंसेप्ट आ रहा है इसमें, है ना? देखो दिख रहा है ये प्लस माइनस, इसने अपना प्रोटॉन लूज किया, इसने वो गेन कर लिया, प्लस इसके ऊपर आया, माइनस यहां पर आया, तो इसको अपन क्या नाम दे रहे थे? ज्विटर आयन, ठीक है। तभी वाटर सॉल्युबल है ना, क्योंकि वाटर एक पोलार सॉल्वेंट है और ये एक पोलार सॉल्यूट हो गया, इसलिए पानी में डिसॉल्व हो सकता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। लिखो ना भाई। ये तो नीचे वाला तो पूरा लिखना ही है विद डायग्राम, ऊपर अपने हिसाब से देख लो, शॉर्ट में लिख सकते हो तो 2 बार में ऐसे एसेंशियल नॉन एसेंशियल, और एसेंशियल के नीचे नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, नॉन एसेंशियल के नीचे सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी।
एक बीमारी होती है ना, क्वाशियोरकर, क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर करके एक बीमारी होती है। तुम लोग क्या पढ़ते रहे बायो में? नहीं मिला। हो गया क्या? इसका एक नाम और दिए थे ना, ज्यूटरान को अपन एक चीज और बोल रहे थे। पता नहीं इसमें लिखे थे कि नहीं लिखे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। और कुछ लिखा है तो ऊपर ही लिखा है, अच्छे से पढ़। और नीचे इंटरनल सॉल्ट है ना, इंटरनल सॉल्ट भी बोलते हैं, सॉल्ट वही बना लिया ना उससे। इंटरनल सॉल्ट, और क्या लिखा, डाइपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन। हाँ हाँ, मैं तो लिखवाया हूँ। हो गया क्या? डायग्राम ये बना लिया ना इसका। देखो इतना इतना पार्ट सब सारे अमीनो एसिड में प्रेजेंट होगा, बस ये आर चेंज होता जाएगा, आर मतलब अल्किल ग्रुप। ठीक है, इसके हिसाब से हमारे वो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें कुछ एसेंशियल है, कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक है, कुछ न्यूट्रल है, कुछ नॉन एसेंशियल है। ठीक है, 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। अब इनमें से ही कुछ एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। डन। दो तीन के बस नाम लिख के वो फॉर्मूला बना लेते हैं इनका। देखो जैसे ये, सॉरी, क्या बच गया, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, हाँ देखो, इनका ना जनरल फॉर्मूला एक लिखना ऊपर, आर। देखिए यहाँ पे ना सिर्फ आर का वैल्यू दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये आर का, ये कॉलम आर का है, ये उनका नाम है, ये उनका 3 लेटर सिंबल है, और ये 1 लेटर कोड है उसका। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला लिखना, जनरल NH2CHCOOH, इतना सब में रहेगा। यहां बस एक आर ग्रुप लगता जाएगा। मतलब अगर ये आर की जगह एच लग जाए तो उस अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन, represented by GLY and G, 3 लेटर 1 लेटर। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म लिख लो, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड, जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, NH2CHCOOH। अब यहां पे लिखना, इफ R इज H तो उसका नाम लिख लेंगे ग्लाइसिन। ठीक है, ऐसे दो तीन का और लिख लेते हैं बस, है ना। एक सेकेंड वाला भी लिखना, जो सेकेंड आपको दिख रहा है, मिथिल है उसकी जगह, आर की जगह मिथिल है जो।
LA9 ग्लाइसिन, उसके ब्रैकेट में उसका 3 लेटर एंड 1 लेटर सिंबल भी लिख लेना, GLYNG। फिर LA9, अगर R की जगह हमने यहाँ पे CH3 मिथिल ग्रुप रख दिया तो जो भी एसिड का फॉर्मूला बनेगा उसका नाम है LA9, उसका है आला, ALA, आला 4 बूंदों वाला। वो था ना, क्या नाम है, नील आती थी ना, नील अभी भी आती है, मतलब उजाला, उसका एक और आया था नाम आला। और कोई नाम अच्छा दिख रहा है क्या? हाँ, 9 वाला भी अच्छा लग रहा है, स्पार्टिक एसिड तो अच्छा लग रहा है, स्पार्टिक लिखो ना, 9th वाला भी लिख लो। अगर आर की जगह, हाँ ऐसे ही याद रख लो, कुछ तो तरीके से याद रखो, मतलब एस्पार्टिक एसिड। देखो इतना तो सब में है ना, ये वाला पार्ट सुन रहे हो क्या? हम सिर्फ आर की जगह चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड, ये एक तरह का एसिडिक न्यूक्लिक एसिड है ना, एसिटिक अमीनो एसिड, सॉरी। क्योंकि देखो इसके पास खुद के पास एक COOH है, ऑलरेडी इन दोनों के पास एक एक COH और एक NH2 है ना, तो COH का काउंट ज्यादा नहीं हो गया NH2 से, एसिडिक है वो, है ना। 3 टाइप के लिखे थे ना, अमीनो एसिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो एस्पार्टिक एसिड आपका एक तरह का एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है। एक बेसिक भी लिखते हैं, कौन सा होगा बेसिक, मुझे बताओगे क्या इनमें से? हाँ तो कौन सा है, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ तो जिसके भी आर वाले फॉर्मूले में आपको, अरे यार अरे पूरा पूरा लागोटी हो गया, चलो टाइम भी हो गया, उसको लिखेंगे अपन एक दो ना, एक आध बेसिक लिखना है, सुन रहे हो क्या? और इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ठीक है। कोई तो टोटका लगाया है बैठे बैठे, कोई जादू जानता है।